सबसे पहले तो बच्चों में तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि वी टीचर्स अंडरस्टैंड कि तुम्हें इस टाइम पे क्या फील हो रहा होगा। नीट बायोलॉजी कभी कभी बहुत इजी लगता है, बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन जब एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आते हैं, कम मार्क्स आते हैं, तो और भी डरावना लगता है कि अरे यार, हम बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, नीट एस्पिरेंट है, और अगर बायोलॉजी में ही नंबर नहीं आ रहे तो फिर क्यों क्यों डॉक्टर बनने का कोशिश कर रहे हैं। बट देखो, ये एक बहुत ही नॉर्मल फेज़ होता है। अगर एक एस्पिरेंट नीट की तैयारी कर रहा है तो ये फेज़ काफ़ी नॉर्मल है, और ये तुम्हारी कैपेबिलिटी को बिल्कुल डिफाइन नहीं करता। ये मत सोचना कि आज तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर कम आए हैं तो शायद तुम्हारा नीट 2025 तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसी चीज़ें दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है। देखो, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि मेरी इस वीडियो से तुम्हें हेल्प मिल जाए। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं तुम लोगों को बड़े बड़े स्ट्रैटेजीज बताऊं या कुछ, बट एक हमारा कॉमन ग्राउंड होगा। अगर कम्युनिकेशन होगी हमारे बीच तो बिल्कुल तुम्हारा सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। मुझे बस इस वीडियो से ये मतलब है कि तुम्हें तुम्हारे प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल जाए। सबसे पहले बच्चों देखो, अगर तुम इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो तो तुम्हें ना पहले ये पता होना चाहिए कि किन किन चैप्टर्स में तुम्हें फोकस करना है। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को ज़रा देखो। अगर मैं बात करूँ हाई वेटेज चैप्टर की, मैंने पूरे बायोलॉजी के चैप्टर्स को 3 जोन में डिवाइड कर दिया। ये बच्चों हाई वेटेज जोन है। इसमें अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस की, तो भाई लास्ट 5 से 6 साल में इससे 23 क्वेश्चंस आ चुके हैं। और अगर मैं 100% में से इसकी परसेंटेज वाइज बात करूं तो 6.3% इसका है। इसी तरह से हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, फिर मॉलिकुलर बेसिस है, सेल चैप्टर है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन है, इवोल्यूशन है, एनिमल किंगडम है, बायोमोलिक्यूल्स है बच्चों। फिर बायोटेक्नोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है, और ये सेल साइकिल है। तो इन चैप्टर्स को तुम नीट में बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाओगे, और ये सारे चैप्टर्स तुम्हारे प्रायोरिटी होने चाहिए। अब तुम्हें करना क्या है ना, सबसे पहले इन चैप्टर्स का एक मॉक टेस्ट लगा लो। देखो, अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हें भी पता है कि तुमने पिछले साल भी बहुत मेहनत की थी और तुम्हें कहीं ना कहीं बायोलॉजी आता है। सबसे पहले तुम एक मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, अब अगर तुम मॉक टेस्ट लगा लोगे तो तुम्हारा वीक पॉइंट्स पता चल जाएगा कि इन चैप्टर्स में क्या वीक पॉइंट्स है। तुम्हारा वीक पॉइंट्स ये तो नहीं होगा ना कि तुम्हें पता ही नहीं भाई एडेनिन जो है वो ग्वानिन से पेयर होता है कि नहीं। तुम्हें ये पता ही नहीं कि थाइमीन जो है वो आरएनए में नहीं होता। भाई ऐसे वीक पॉइंट्स नहीं होंगे, कोई जेन्युइन वीक पॉइंट्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मॉक टेस्ट में ही पता चल सकता है। तो एक नोटबुक उठा लो जब भी मॉक टेस्ट दे लिया तुमने, और जितने भी तुमने टेस्ट को दिया है उसको रिव्यू करो। क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स या चैप्टर्स हैं जहाँ कॉन्स्टेंट कॉन क्या बोल रहा हूँ मैं, जहाँ कंसिस्टेंटली तुम्हारा मार्क्स जो है वो लूज कर रहे हो, उन टॉपिक्स को तुम आइडेंटिफाई करो। राइट, और समझ लो ये तुम्हारा रोड मैप है। अगर तुमने समझ लिया ना कि ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे कमज़ोर है, तो वही तुम्हारा रोड मैप है। अगले सप्ताह तक, एक वीक तक उन टॉपिक्स को रगड़ डालो, और फिर मॉक टेस्ट जो देखो, तुम्हारा मार्क्स ज़रूर इम्प्रूव होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही बार में 100 नंबर इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर तुम्हारा एक बार में 20 मार्क्स में इंक्रीज हो रहे हैं ना बच्चों, तो वो एक इम्प्रूवमेंट की किरण दिख रही है। राइट, अब सबसे बड़ी बात बच्चों, ये तुमने कर लिया है ना। इसके बाद हम सेकेंड सेट्स ऑफ चैप्टर्स में आते हैं। जब तुम सोच लिए हो कि ये तुम्हारा परफेक्ट हो गया है, तुम इधर आ जाओ। ये ऐसे चैप्टर्स है बच्चों जिसमें ये भी हाई वेटेज है। और देखो, नीट में ना ना मैं बोल सकता हूँ ना कोई और टीचर बोल सकता है कि भाई यही ट्रेंड फॉलो होगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। तुम खुद सोचो, तुम इतने बड़े हो गए हो। मैं अगर बोल दूँ यहाँ बैठ के कि अगले साल ना जेनेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएगा, तुम मान लोगे क्या मेरी बात? इतने बेवकूफ़ हो गया तुम? मुझे किसने बताया? मुझे भी नहीं पता, ये बस ट्रेंड है बच्चों कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। नो वन कैन से। तो ये चैप्टर्स अब सेकेंड सीरीज में ना बच्चों, ये चैप्टर्स लेकर आओ। ये सारे चैप्टर्स को देखो, फिर से इनका मॉक टेस्ट लगाओ, और फिर वही काम करो। सेम चीज़
इनमें भी करो, है ना, और इनमें भी करो। जब तुमने ये सारी चीज़ कर ली, तब तुम देखो धीरे धीरे तुम्हारा मॉक टेस्ट का मार्क्स जो है वो इंक्रीज होगा। राइट। सर हमने ये सारा चीज़ कर लिया, अब क्या करना है? दूसरी चीज़ बच्चों, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। कंसिस्टेंसी बहुत बहुत मैटर करता है। तुम्हें इंटेंसिटी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि एक ही बार में सब कुछ कवर कर लेते हैं, आज वन शॉट वीडियो देखेंगे, सारी चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। नहीं बच्चों, ऑनेस्टली ये अप्रोच जो ना बहुत रिस्की है। इंस्टेड ऑफ लंबे आवर्स में पढ़ाई करना, ट्राई टू कीप इट कंसिस्टेंट। हर दिन कोशिश करो कि एक एक घंटा बायो पढ़ना है। हर दिन कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा टाइम डेडिकेट कर रहे हो तुम, चाहे वो 2 घंटे हो, 4 घंटे हो, पर रोज पढ़ो बच्चों। तुम्हें धीरे धीरे वो छोटे छोटे सेशंस जो है ना वो अपने आप बड़े होते जाएंगे। तो आज से तुमने पढ़ना चालू किया, सोचा कि भाई आज से पढ़ लेता हूँ, और आज ही तुम 5 घंटा का लेक्चर लगा दिए, तुम थक जाओगे, अगला दिन नहीं पढ़ोगे। तो कंसिस्टेंसी पे बिल्कुल ध्यान दो। सेकेंड चीज़ बच्चों, एक्टिव रिविजन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये करते ही नहीं हैं, कभी नहीं बच्चों। मैंने अपने 5 साल के टीचिंग करियर में मैंने बहुत कम बच्चों को एक्टिव रिवीजन करते हुए देखा है। और जिसने किया है ना, उसके नंबर आए। मैंने क्लास 10th में एक बच्चे को पढ़ाया था। ही वॉज वेरी गुड। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं नीट का नहीं पढ़ाया हूँ, बट मैं क्लास 10 का भी पढ़ाता था, मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ही वॉज रियली वेरी गुड। एक्टिव रिविजन का तरीका ना मैंने भी सीखा है उससे। पता है क्या करता था वो? मतलब एक मैं बताता हूँ, जो भी चीज़ मैं पढ़ाता था, सबसे पहली बात तो वो उसी टाइम पे ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो वो क्या करता था, जैसे ही क्लास ख़त्म हुआ, वो बताया था मुझे कि आपने जो भी पढ़ाया सर, मैं क्लास ख़त्म होने से जस्ट बाद एक बार रिवाइज कर लेता था, उसके बाद ही मैं उठ के कहीं जाता था। तो ये एक वे हो गया रिवीजन का। मतलब कि मैंने जो पढ़ाया वो दिमाग में उसका तुरंत रह गया। तुम्हें क्या करना है इसमें? तुमने मान लो एक लेक्चर लगाई, मान लो तुम लाइव क्लास ले रहे हो या रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं बनता उसका, तुम लाइव लो या रिकॉर्डेड लो। लेकिन तुमने 1 घंटा का सेशन देख लिया, सेशन खत्म, तुम थक गए, अब तुम सोचो चलो यार कल कर लेते। नहीं, अगर तुमने 1 घंटा का सेशन देखा ना बच्चों, तो 5 मिनट और क्या करो, अपने आप को कोशिश करो कि तुमने क्या पढ़ा वो रिवाइज कर लो। हो सकता है तुमने मान लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा, तो तुम एक बार रिकॉल करो, अच्छा फ्लावर का स्ट्रक्चर ये बताया था, एंड्रोशियम होता है, ग्वाइनोशियम होता है। अब तुम्हें ना समझ में आ जाएगा, अच्छा मैं ये पॉइंट मिस कर रहा हूँ, तुरंत नोटबुक उठाओ, एक बार टर्न कर लो। तो पहला रिवीजन तो तुम्हारा यही हो गया। तुम्हें ये रिवीजन करना पड़ेगा, तुम चीज़ों को भूलोगे नहीं इससे। ठीक है। और जब तुम एक्टिवली रिवाइज करते हो ना, तो कंसेप्ट बहुत पक्के हो जाते हैं। नोट्स को बार बार रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है। तुम नोट्स को देखो और कोशिश करो तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीज़ें छप जाए। तुम आंख बंद करके ऐसा रिवीजन करो जिससे तुम कुछ सारी चीज़ें याद हो जाए। अब मान लो तुम्हें ये याद हो जाना चाहिए कि अच्छा मेरी नोटबुक में ना वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तुम ये सोचो कि तुम ही टीचर हो, है ना, तुम ही टीचर हो, तुम पढ़ा रहे हो। देखो ये होते हैं एक्टिव रिविजन्स। नोट्स को खोल के बार बार पन्ने पलटने से कुछ नहीं होगा। राइट। और सबसे बड़ी बात बच्चों, डाउट्स। ऑनलाइन पढ़ते हो तो एक बहुत बड़ा आता है कि सर हम डाउट्स नहीं क्लियर कर पाते हैं। राइट। देखो, मैं जानता हूँ अगर तुम बड़े बड़े टीचर्स से पढ़ रहे हो जो जिनके पास काफ़ी बच्चे हैं, तुम उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। इट्स ऑब्वियस। राइट। तो ऐसा प्लेटफॉर्म पे जाओ जहाँ पे तुम्हारे डाउट्स को प्रायोरिटी दिया जाए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे डाउट्स आए, तुम्हारे लिए एक टीचर, एक डेडिकेटेड टीम बैठा हुआ हो तुम्हारा डाउट सॉल्व करने के लिए। बिकॉज तुम्हारा डाउट सॉल्व होना चाहिए, तब जाके तुम नीट निकालोगे। अगर तुम्हारा डाउट सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो फिर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10,000, 2,000, 4,000, जितने भी पैसे तुमने खर्च किए एक कोर्स में, बेकार है वो। क्योंकि भाई जब डाउट ही सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा कोर्स लेने का? पढ़े तो तुम यूट्यूब से भी लेते। राइट। और आखिरी चीज़ जो मैं बोलूँगा, अपना
प्रोग्रेस बच्चों ज़रूर ट्रैक करो। हम ना कभी कभी ये भूल जाते हैं कि अरे ठीक है ना, एक चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर हो गया, करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि तुमने याद कितना रखा। तो याद रखना बच्चों, हमेशा हर 2 से 3 वीक के बाद अपने आप को टेस्ट करो। मैं तो बोलूँगा हर संडे टेस्ट लगा लो, और टेस्ट लगाने के बाद मस्त मज़े करो। उस दिन देखो ही मत, अगले दिन टेस्ट का पेपर देखना, ठीक है। देखो कि तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, टेस्ट से तुम्हें ये पता चलेगा। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा, अगर मान लो नहीं हो रहा तो फिर से तुम देखो कि तुम्हारे कौन कौन से टॉपिक्स वीक है, और उन टॉपिक्स पे मेहनत करो। राइट। तो बच्चों देखो, नीट का जर्नी ना मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है कि इसमें बस यू you नो हो गया। इसमें थोड़ा पेशेंस और थोड़ा प्रिजर्वेंस नहीं चाहिए, इसमें बहुत सारा पेशेंस चाहिए तुम्हें। 1 महीना 2 महीना का खेल नहीं है बच्चों, ये 1 साल का खेल है। तो पेशेंस तो होना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि तुमने आज से पढ़ना स्टार्ट किया तो 1 सप्ताह बाद तुम्हारा मार्क्स इम्प्रूव हो जाएगा, नहीं। कम से कम 1 से 2 महीना लगेगा तुम्हारा थोड़ा मार्क्स इम्प्रूव होने में। और अभी नवंबर है, तुम कर सकते हो। ये टाइम अगर हाथ से चला गया तो शायद तुम्हारा नीट 2025 जो है वो नीट 2026 बन जाएगा। तो संभाल लो अपने आप को। बायोलॉजी एक इजी सब्जेक्ट है, इसको बहुत आसानी से रोज़ पढ़ के, रोज़ रिवाइज करके 360 आराम से लाया जा सकता है। तुम फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दो, केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दो, बायो को कम टाइम दो। हर दिन तुम 1.5 घंटा भी अभी दे दोगे ना, आज से लेके मार्च तक, मैं दावे के साथ कहता हूँ बच्चों तुम्हारा नंबर बहुत अच्छा इम्प्रूव होगा। राइट। तो अगर इस वीडियो से तुम्हें लग रहा है कि मैं हेल्प किया हूँ तुम्हें, तो प्लीज़ मुझे एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे ये भी बताना कि अभी तुम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो, सो दैट दूसरे बच्चे जो है वो भी क्या हो, वो भी मतलब मोटिवेट हो जाए। राइट। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।